आज भी चाइना बॉर्डर की विधानसभा है और हम सब लोगों की एक ही मांग थी, सड़क। जब तक दूर दराज गाँव में सड़क नहीं जाएगी, सुरक्षा की दृष्टि से भी दिक्कतें पैदा होती। आज भारतमाला का प्रोजेक्ट हो, ऑल वेदर का प्रोजेक्ट हो और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के माध्यम से बनने वाली सड़कें हैं, मैं कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि मैंने अपने विधानसभा के अंदर सड़कों को प्राथमिकता दी है। आज मेरी विधानसभा मात्र 3 सड़कें छूटी हुई हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं 1 साल के अंदर उन 3 सड़कों को भी प्राथमिकता दूंगा और हर गांव मेरा सड़क से जुड़ेगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखता हूँ आज की तारीख में। आप अपनी उपलब्धियों की तो गिनती करवा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्षेत्र की जनता को संतुष्ट करना। तो आपके इस कामकाज से आपके क्षेत्र की जनता कितनी संतुष्ट है? देखिए, जनता की संतुष्टि का मूल्यांकन चुनाव में होता है, मतदान के बाद होता है। मैं आज कितना भी बोलूँगा और ये लॉजिकली तर्क दूंगा कि लोग मुझसे संतुष्ट हैं, तो वो एक प्रकार से छल छला होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी डिमांड्स मुझ तक आती, जो मुझसे कहा जाता है, उसको मैंने प्राथमिकता देने का काम किया है। अब ये ठीक है कि अभी इच्छा मेरी बहुत कुछ करने की है, बहुत कुछ किया जा सकता है क्योंकि धार्मिक क्षेत्र है वो। बद्रीनाथ का जो क्षेत्र है धार्मिक क्षेत्र है, हमारे यहाँ फूलों की घाटी है, हमारे यहाँ अपना हेमकुंड साहिब है, मेरे यहाँ पंच केदार है। तो ये सब चीज़ों का कैसे हम भविष्य के अंदर पर्यटन, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से हम चीज़ों को खड़ा कर सकें, ये मेरी प्राथमिकता विषय होंगे। और मैंने पर्यटन मंत्री से बात की है, माननीय मुख्यमंत्री से बात की है और मैं गदगद हूँ कि केदारनाथ की तरफ पर नरेंद्र मोदी जी ने हमारे उस आग्रह को स्वीकार किया। मोदी जी बद्रीनाथ आए थे तो मैंने उनसे आग्रह किया था, मैंने केदारनाथ का जो स्वरूप आज पूरे विश्व के अंदर आपने खड़ा किया है, एक धाम मेरे यहाँ भी है, बद्रीनाथ जी का धाम, और मुझे बताते हुए 425 करोड़ रुपये उसके लिए स्वीकृत हो गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य के अंदर भगवान बद्रीशाल का जो मंदिर है वो भी भव्य रूप में आप सबके सामने होगा। आपने कहा कि इसका मूल्यांकन चुनाव के समय में ही किया जा सकता है, उससे पहले नहीं। क्यों उससे पहले क्यों नहीं? क्या जनता के बीच में अगर कोई नेता जाता है तो क्या फीडबैक लेकर नहीं आता? देखिए, पॉलिटिकली तो मैं कहूँगा लोग संतुष्ट हैं। मैंने विषय इसलिए कहा कि उससे मैं अपने कामों को गुणगान करूंगा। सत्यता क्या होती है, लोकतंत्र का जो तकाजा है कि अपेक्षाएं बनी रहती है, जनता की अपेक्षाओं पर खड़ा होता है जनप्रतिनिधि काम है। और मैं आज ये कहूँ कि मैंने सारी अपेक्षाएं पूर्ण कर दी हैं तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। बहुत कुछ करना है, मेरी जनता बहुत कुछ चाहती है और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं उनके उस सपने को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हूँ। जो मुझसे हो सकता है उसका मैंने कई गुना मैंने 78 करोड़ की सड़कें पीएनजी से स्वीकृत कराई हैं इन 3 वर्ष के कार्यकाल में और लगभग 40-45 लाख से 45 करोड़ से ऊपर की पीडब्ल्यूडी की सड़कें मैं ले गया हूँ। तो ऐसा नहीं है, मेरा केवल इतना ही कहना है कि हम कैसे करके जो मूल पक्ष है जनता का उस दिशा में काम करें। और मुझे आज कहते हुए खुशी है कि बड़ी संख्या में जो हमारा पलायन हो रखा था, बड़ी संख्या, भी कोरोना ने हमको एक और मौका दिया है, बड़ी संख्या में लोग आए हैं। और मुझे एक बताते हुए बड़ी प्रशंसा भी है, अगर अभी पलायन आयोग का सर्वे होगा तो चमोली जिले से जो व्यक्ति बाहर गए थे आज अपने काम पर पहाड़ में लगे हुए। कितना संवाद आप रखते हैं अपने क्षेत्र की जनता से? कितना मिलते जुलते हैं? देखिए, लगभग 2-3 बार तो प्रत्येक गांव का भ्रमण हुआ है और जो सरकारी गतिविधियों के कार्यक्रम होते हैं उनमें सदैव संपर्क है। अभी श्रम विभाग की तरफ से जो कोरोना काल के अंदर जो सामग्री वितरित की गई है, मैंने स्वयं अपने हाथों से लगभग 3000 लोगों को वो सामग्री वितरित की है। अपेक्षाकृत जो अपेक्षाएं जनता की रहती हैं, मेरा प्रयास रहता है उसका मैं समाधान कर सकूं। और अभी तो हमारे यहाँ चमोली ज़िले के अंदर मैं बात करूँ तो पानी की बड़ी समस्या थी। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि अकेला चमोली जिला उत्तराखंड के अंदर हर घर नल की श्रेणी में प्राथमिकता में लिया गया है। इसके लिए भी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का गठन किया है, पंडा समाज इससे नाराज है, किस तरह मनाएंगे आप? देखिए, उसका मैं सदस्य हूँ और ये ठीक है कि भ्रांति थी। अपेक्षाकृत इस राज्य का एक माहौल भी हो गया है कि पहले उसका विरोध होगा। आप कुछ भी करें, लेकिन धीरे धीरे मुख्यमंत्री जी की मैं कह सकता हूँ कि देवस्थान बोर्ड के पीछे का जो हेतु था वो हम समझने में सफल हुए। आज केदारनाथ के अंदर सारा पंडा समाज उस विषय को उन्होंने स्वीकार किया कि एक अच्छा निर्णय है। हमारे बद्रीनाथ के अंदर भी
सारे विषयों में हमने चर्चा की है। और आज मैं इस बात को, कुछ समस्याएं थी, कुछ बातें थी, वो ठीक क्या पहले ये था कि भाई 3 लोग पंडा समाज से आएंगे, वो हकों आएंगे। आज मुझे बताते खुशी की संख्या मैंने 5 कर दिए। 4 धाम है, टिहरी जिले को जोड़ के 5, उसमें सीधा हकों पंडा समाज के लोग आएंगे। इसी प्रकार से उनके जितने हक थे, हकों से संबंधित विषय थे, उस पर उनकी संतुष्टि हुई है। और आज देवस्थान बोर्ड ये उसके बारे में एक माहौल पूरे प्रदेश के अंदर बना है। विरोध का एक पक्ष होता है जो हमेशा हर चीज़ में होता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसके परिणाम निकल कर आएंगे तो एक अच्छा, मैं कह सकता हूँ, इसके बाद जो धार्मिक स्थल है उन स्थलों को देवस्थान बोर्ड में जोड़ने की एक बड़ी मांग उठेगी। और बड़ी अभी देवस्थान बोर्ड की बैठक थी, उस बैठक में देश के अनेकों दानदाता जो संकोचवश दान नहीं करते थे, लेकिन बोर्ड बनने के बाद उन्होंने अनेकों मंदिरों को, उसके मंदिर सुंदरकरण का उन्होंने स्वयं बेड़ा उठा लिया। और इसके पीछे एक और बड़ी सोच है भविष्य के अंदर। अभी नवरात्रे हुए, हमारी सारी देवियां पहाड़ में, तो हमने सुझाव दिया है कि अगली बार सारी देवियों के स्थान के पास हेलीपैड बने और हम देवी दर्शन यात्रा भी भविष्य के अंदर उत्तराखंड के अंदर चलाएं, जिससे कि शीतकाल में भी हमारी यात्राएं चलें। पंचबद्री पंच केदार का स्वरूप है, उसको हम कैसे पूरे विश्व के अंदर प्रचारित कर सकते हैं, तो हिंदू धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आएंगे। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के अंदर धार्मिक यात्रा ये भविष्य के अंदर हमारे अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा साधन बनने वाला है। ऑल वेदर रोड, रेलवे के बाद जितने लोग कुंभ में आएंगे, मैं दावे से कह सकता हूँ आने वाले कुछ समय में वो सारी संख्या हमारे पंचबद्री पंच केदार के दर्शन के लिए, भगवान केदार के दर्शन के लिए, गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन के लिए, बद्रीनाथ दर्शन के लिए जाएंगे। भविष्य के अंदर इसका एक बड़ा स्वरूप हम सबको देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि पंडा समाज जो है देवस्थानम बोर्ड को लेकर नाराज चल रहा है, क्योंकि 4 धामों में से एक धाम आपके विधानसभा क्षेत्र में भी आता है। अब क्या आपको नहीं लगता कि 2022 के चुनाव में विपक्ष इस नाराजगी को एक बड़ा मुद्दा बना सकता है आपके खिलाफ? देखिए, विपक्ष का काम विरोध के रूप में विषय को उठाना रहता है। उन्होंने उठाया, उसके कारण उनके कुछ समर्थक दिशा में विरोध प्रदर्शन में भी करने लगे, लेकिन धीरे धीरे वो सब समाप्त हो गया है। आज मैं कह सकता हूँ कि पंडा समाज के अंदर जो भ्रांति थी उसको हमने सब खत्म करने का प्रयास किया है। और बहुत जल्दी आपको अभी मैं जानकारी दे दूं कि कुछ दिन के बाद स्वयं पंडा समाज माननीय मुख्यमंत्री जी का भव्य एक अभिनंदन कार्यक्रम इस सारे विषय को लेकर करने वाला है। अच्छा, सोशल मीडिया पर भी आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन क्या वजह मानी जाए कि आप पोस्ट भी करते हैं और फिर अपनी पोस्ट को डिलीट आपको करना पड़ता है? इसके पीछे क्या वजह? ये विषय पिछली बार भी आपने मेरे आगे रखा था। देखो, मैं किसी विषय को अपने मन से लिखता हूँ। मेरा अपना सोशल मीडिया है, मैं फेसबुक है, ट्विटर है, और ऐसा नहीं कि व्यक्ति विधायक के नाते मुझे लगता है कि मैंने विषय समाज के बीच में दिया और लोगों ने उसे स्वीकृत दिया। और कई बार ये चीज़ें आती भी है कि बहुत से विषय इस रूप में खड़े होते कि जनता ही उसको स्वीकार करने लग जाती है, भाई ठीक बोला है तो ठीक बोला, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ सही बोल रहा हूँ, मैं सब कुछ सही लिख रहा हूँ। तो ये भी मेरा नैतिक बल है कि मैं अपनी पोस्ट को जहाँ मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पर मैंने ये विषय का जो शाब्दिक भाव था, जो मेरा भाव था, वो मैं समझाने में असफल रहा हूँ, तो पोस्ट को हटाता भी हूँ। तो क्या रिएक्शंस आने के बाद आपको ये समझ में आता है कि आपने शायद कुछ गलत पोस्ट कर दिया है, या फिर आप रियलाइज करते हैं खुद से? देखिए, जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर मैं किसी विषय को समाज के बीच में ले जाता हूँ तो समाज के आईने को भी मुझे स्वीकार करना पड़ता है। मैं उसको देखता हूँ, मैं उसको समझता हूँ। मैं हठ धर्मी नेता नहीं हूँ और मैं ज्ञानी भी नहीं हूँ। जब कोई अनेकों बुद्धिजीवी लोग जब मेरी पोस्ट को पढ़ते हैं तो मुझे सुझाव देते हैं और उन सुझाव को मानना एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरा कर्तव्य बनता है। नहीं, तो जैसा कि आपने कहा कि मुझे लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो उसे मैं डिलीट कर देता हूं, तो आपको लगता नहीं कि सोशल मीडिया का ये ज़माना है और सोशल मीडिया में काफ़ी लोग जो हैं वो इस वक्त सक्रिय हैं, और अगर आपने एक पोस्ट कुछ गलत कर दिया तो उसका प्रभाव समाज पर पड़ेगा? देखिए, समाज, हर पोस्ट के 2 पक्ष होते हैं। कुछ पोस्टों की अगर आप चर्चा न करें तो मैं एक पोस्ट की चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, जमाती एक वो था, कुंभ था, जब कोरोना आया तो मुझे ये पता है कि जमात जैसा हमारे यहाँ कुंभ है उस रूप में हमारे एक समुदाय का वो भव्य कुंभ के रूप में होता है। और उसमें बाहर के जब लोग आए, विदेशों के लोग आए, उसके कारण कोरोना बढ़ने की संभावना बनी। मैंने एक पोस्ट डाली कि मैं कुछ दिनों के लिए रामनगर की सब्जी लेना बंद कर दो। इसका असर ये नहीं था कि हम किसी के खिलाफ बोल रहे थे, क्योंकि ये भी सत्य था कि पहाड़ के अंदर सब्जियां आती थी, रामनगर से आती थी, और अधिकतर एक समुदाय के लोग उस कारोबार से जुड़े हुए हैं जो हमारे पहाड़ में अभी उनके द्वारा सब सब्जियों का वितरण होता है। इसके पीछे का मूल भाव था कोरोना से बचाव। और मुझे कहते हुए खुशी है
इस विषय के बाद चमोली ऐसा जिला है जहाँ कोरोना पॉजिटिव गिनती क्या है और जो है सब उनका इलाज हुआ तो भगवान के पास सब स्वस्थ होकर निकल रहे हैं। लेकिन जिस गति से फैल सकता था वही नहीं, उसका प्रभाव पौड़ी में आया, टिहरी में आया, नैनीताल में आया और लोगों ने इसके साथ साथ लोकल सब्जियां उगानी शुरू कर दी। तो इसकी वजह क्या मानी जाए? आपका वो पोस्ट लोगों को प्रभाव कर गया? कर गया ना, कुछ पॉजिटिव पोस्ट थी, चीजें रहती हैं तो सोचेंगे, उसमें भी लोगों ने विरोध किया कि साहब धर्म विषय मान लो कुंभ के कारण कोई बीमारी फैलती है और मैं कहूँगा जो कुंभ स्नान करने गए हैं थोड़ा उनके द्वारा इस कारोबार पर कुछ दिन ब्रेक लगाओ तो वो गलत विषय तो नहीं हो सकता ना। कोई बीमारी का माध्यम बन जाए उसको रोकने के लिए मैंने पोस्ट अगर की, उसको विवादित पोस्ट कर मीडिया चैनलों ने चलाया तो चला सकते हैं। अभी हाल ही में आपने एक और पोस्ट किया जो विवादित कहा जा रहा है कि आपने ये पूछा कि सबसे ज्यादा आतंकी किस धर्म से है। देखिए ये भी सच है कि धर्म के अंदर आतंकवाद का स्थान नहीं होता है, लेकिन ये भी सच है कि जो धर्म को मानने वाले, धर्म का प्रचार करने वाले जो लोग हैं, जो धार्मिक संस्थाओं को चलाते हैं, उनको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि मेरे धर्म के अंदर आतंकवाद क्यों आ रहा है। इसलिए वो पोस्ट है। धर्म में आतंकवादी धर्म से निकलते हैं नहीं, मेरे धर्म में आतंकवाद क्यों आ रहा है इसको सचेत करने मैंने जनता से पूछा है और ये संकेत मैंने उन लोगों के लिए किया है जो धर्म के विचारक होते हैं, जो कम से कम वहाँ तो एक पुस्तक से प्रचार होता है, हमारे यहाँ तो भाई गीता पे भी शोध हुए हैं ना, गीता की भी आलोचना हुई है, रामायण में भी 5-5 किताबें रामायण की लिखी गई हैं, एक केवल तुलसीदास कृत रामायण नहीं है, सबके हर एक देवी देवता नहीं है, अनेकों देवी देवता है, कोई मानते कोई नहीं मानते। एक हुसैन साहब थे, उन्होंने तो कई मूर्तियों को किसी रूप में व्यक्त किया। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे पोस्ट से कहीं ना कहीं माहौल खराब हो जाता है? देखो देखिए माहौल किस रूप में होगा, माहौल खराब तब होगा जब इस तरह के वातावरण तैयार होंगे। फ्रांस की घटना है, किसी व्यक्ति, हमारे देश में तो स्वतंत्रता है, कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर किसी देश में किसी व्यक्ति ने कुछ कर दिया तो उसके कारण भारतवर्ष के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, उसको तो आप और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं ना भाई, जहाँ रुकना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं लिखा किसी धर्म के अंदर कि आप अगर आपके देवी देवताओं के, आपके किसी पुस्तक के खिलाफ कोई व्यक्ति गलत लिख रहा है तो उसकी गर्दन काट दो। आप समझाइए ना उसको, आप बेचारे उसको तैयार कर सकते हैं, उसको आप उस करने में असफल है, आप तो तलवारें निकाल रहे हैं, आप लोगों को मार रहे हैं। तो यानी कि आपका ये पोस्ट क्या ये माना जाए कि महेंद्र भट्ट जी मानते हैं कि आतंकवाद सिर्फ एक समुदाय विशेष से निकल कर आता है? फिर गलत बोल रही हैं आप, आतंकवाद किसी समुदाय विशेष से न निकले इसलिए मैंने पोस्ट की। तो आपने 4 ऑप्शन भी दिए। ठीक है ना, धर्मचारी तो है ना। तो इशारा किस तरफ था? अरे इशारा लोग बता रहे हैं किसमें है, मेरा विषय नहीं है। लोग तो इससे जुड़ेंगे, फिर माहौल खराब होगा। कैसे माहौल खराब होगा? लोग, मैं कह रहा हूँ जिसके बारे में लोग सबसे ज्यादा लिख रहे हैं उन धर्मावलंबियों को अपने यहाँ आतंकवाद के श्रेय को रोकना चाहिए। आपको नहीं लगता ऐसे पोस्ट से बचना चाहिए? देखिए वैचारिक रूप से फिर मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि है महेंद्र भट्ट जी, आप एक जनप्रतिनिधि है और आपको सभी धर्मों को साथ में लेकर चलना होगा। बहन जी मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस धर्म के अंदर धर्म के नाम पर आतंकवाद होगा, जिस धर्म के अंदर लोग मारे जाएंगे, उस धर्म को सुधारने का काम भी एक जनप्रतिनिधि आदमी मेरा है। अब आप कहेंगे आप धर्म कैसे सुधारेंगे? मैं अनेकों हमारे यहाँ हमारे सिद्धांत में है कि जो गलत है उसका विरोध करना। और अगर मैंने पोस्ट डाली है, इस पोस्ट का मूल तत्व यही है कि जिसके बारे में लोग संकेत कर रहे हैं उन धर्मावलंबियों को अपने धर्म के अंदर ऐसे शिक्षा देनी चाहिए कि आतंकवाद को उसका स्थान न मिले। बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं पॉइंट टू पॉइंट के साथ। रोजाना रास्ते की हर छोटी बड़ी खबरों पर मेरी नजर रहती है और मेरे मुद्दे इन्हीं रास्तों से उठते हैं। कई बार कुछ खबरें सोने नहीं देती, परेशान करती हैं। ट्रॉली है और वो बच्चे को रस्सी खींचते हैं, लेकिन उसकी तह तक जाकर तथ्यों के साथ मैं अपनी बात रखती हूँ। खबर का पीछा सब करते हैं, लेकिन हर कोई उस तक पहुँच नहीं पाता। मैं सिर्फ आम लोगों के मुद्दे खास नहीं बनाती, बल्कि सरकार और उनके नुमाइंदों से भी सीधा सवाल करती हूँ। ताकि आपको कोई गुमराह न कर सके। मैं रम फातिमा, जुड़िए मेरे साथ HNN 24/7 पर, जुनून सच दिखाने का।
मामले को हमने पूरी प्रमुखता के साथ उठाया। एचएन की खबर का असर एक बार फिर से देखने को मिला है। वो क्या मजबूरी है कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अगर विकास के नाम पर विनाश की नींव रखी जाए तो क्या कहा जाए। जाकर पड़ताल की तब कैमरे में फिर कुछ ऐसी तस्वीरें कैद हुई जो सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही हैं। जब सरकार अच्छा काम करती है तो एचएनएन उसे भी प्रमुखता के साथ दिखाता है। उसी अंदाज, उसी भरोसे के साथ हम होंगे हाजिर एक नए समय पर। देखिए न्यूज स्पेशल मेरे साथ, सोमवार से शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ एचएनएन 24/7 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। लगातार हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं बद्रीनाथ से विधायक महेंद्र भट्ट जी। महेंद्र भट्ट जी, कोरोना काल अभी भी चल रहा है, लेकिन शुरुआती दौर में आपका एक कोरोना को लेकर भी बयान सामने आया था। शायद आपको याद हो कि आपने कहा था कि गौमूत्र पीने से कोरोना का खात्मा हो जाता है। क्या इस बयान पर आप अभी भी अटल हैं? बहन जी, मैंने जो बयान दिया था खात्मा हो जाता नहीं कहा था। मैंने कहा कोरोना की बीमारी से बचाव हो सकता है। कोरोना का इसके पीछे कारण है। देखो, हम अपने वैदिक जो सिस्टम था, दवाइयाँ तो आ जाए ना, लोग तो तब भी पैदा हुए, बीमारी से तब भी मुकाबला हुआ होगा। हमारे यहाँ बच्चे के जन्म जब होता था तो गौशाला के अंदर होता था, उससे जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहते थे। आज भी उस गौमूत्र का महत्व है कि जब लगभग जिस दिन उस महिला को घर लाते हैं घर के अंदर, तो उसको गौमूत्र पिलाया जाता है पूजन के माध्यम से। आखिर वो हमारे ऋषि मुनियों ने उस गौमूत्र के महत्व को दिया, तो उसका हमारे कीटाणु को खत्म करने की शक्ति है। और आज भी जब हम कोई चिता जलाने जाते हैं पहाड़ में, मैं तो अपनी बात बोलूँगा ना, अब जरूरी नहीं कि गाजियाबाद दिल्ली में होता कि नहीं होता। चिता जलाने जब घर में आते हैं सारे लोग, जब चिता को जला के आते हैं, गौमूत्र सेवन कराया जाता है। ये विषय इस रूप में था कि भाई गौमूत्र के अंदर वो शक्ति है। हमारे तो बद्री गाय है, वो शक्ति है। एक बूंद पीने से ईश्वर की कृपा मैं रोज पीता हूँ। विधायकों में मेरे यहाँ का वो मनोज रावत विधायक केदारनाथ वाले, वो नहीं पी रहे थे। मैंने कहा भी था एक दिन उनको, कोरोना हो रखा आजकल। वो केदारनाथ के विधायक है, मैं बद्रीनाथ का विधायक हूँ। तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं उस दवाई की पुष्टि, लेकिन जिनके कारण जिन तत्वों को खाकर, जिनको रहकर हमारी सृष्टि आज तक आई है, ये तो न जाने, ये जो कोरोना न जाने सृष्टि कब की खत्म हो गई होती, जैसे अनेकों सृष्टियों के जीव जंतु समाप्त हुए हैं। उन विषयों को भी महत्व देने का मैंने काम किया। मैंने किसी से जबरदस्ती नहीं कहा कि तुम पियो, कुछ दवाई कहाँ सब कर रहे हैं, सब चीजें नहीं। तो जैसा आपने सुझाव दिया, तो क्या ये सुझाव आपने उन साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को नहीं दिया जो वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं? बता रहा हूँ, बाबा रामदेव जी तो गौमूत्र ले ही रहे हैं पूरे देश में, कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे ना। जैसा कि आप पूरे सेटिस्फाइड होकर ये कह रहे हैं कि आप क्योंकि रेगुलर ये लेते हैं और आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं, और केदारनाथ के विधायक नहीं लेते, तो आज उन्हें कोरोना, मैंने नहीं कहा नहीं लेते, आपने मैंने ये कहा कि बीमार हो गए, शायद नहीं लेते होंगे। हाँ। शायद शब्द इसलिए जोड़ा मैंने कि अगर वो भी हो सकता है लेने के बाद वो कहता मैंने पिया तब मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ, तो उन्हीं से पूछिए आप। लेकिन मेरा विषय क्या है कि हमने इस विषय को रखा है अपने वैदिक ज्ञान के आधार पर, और जो उस समय का हमारा आयुर्वेद था उस आधार पर मैंने विषय बोला है। ऐसे अनेकों हैं। मैंने ये भी कहा था कि जो गोबर के गोसे बोलते हैं, हमारे यहाँ भी गोसे बोलते होंगे ना, उफले, तो उनको जलाकर उनके धुएं का भी महत्व है। अगर वो मच्छर भागता है पहाड़ का, क्यों भागता हो, क्या है उसके अंदर? तो जो चीजें उस कालखंड में आयुर्विज्ञान के माध्यम से प्राप्त हुई है, उसके बारे में अगर मैंने बोला है तो मैंने अपने आयुर्विज्ञान का समर्थन किया है। उस सब माने ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, अभी हाल ही में आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप जनता पर एग्रेशन दिखा रहे हैं। आरोप लग रहा है कि महेंद्र भट्ट जी जनता को धमका रहे हैं। कैसे सफाई पेश करेंगे सर? सोशल मीडिया में जब कोई व्यक्ति तय कर दे कि मैंने इस विधायक के इस व्यवहार में बात करनी है, तो पहले से प्लानिंग होती है। कैमरा पहले से लगा हुआ था। कैमरा पहले से लगाने का आशय था कि
मुझे यही प्रश्न करने हैं, मुझे ऐसा ही माहौल बनाना है। और किसी प्रकार का ऐसा माहौल, बाद में वो लड़का मेरे से आया, मुझे मिला, उसने कहा साहब अब भविष्य में नाम खोलेगा वो। ये तो पॉलिटिकली सिस्टम होते हैं राजनीतिक दल में। दूसरा विचारधारा का व्यक्ति जब विकास कार्य बहुत होने लगते हैं ना, तो बौखलाहट खड़ी होती है। और जब बौखलाहट खड़ी होती है तो कैसे करके विधायक का सार्वजनिक अपमान किया जाए, इस प्रकार के लोग भी समाज में होते हैं। उसने तो माफी मांग, बच्चा था बीए का बीएससी कर रहा था, उसका जीवन खराब थोड़ी करना था। मैंने उसके खिलाफ कोई शिकायत कहीं नहीं की और उसको समझाया कि बेटे ये सब चीज़ें, हर दायरा होता है, ठीक है मुझे काम करना है जिन विषयों में काम। उसने क्रिकेट की किट मांगी थी, तो क्रिकेट किट मांगने में तब बवंडर करना उद्देश्य नहीं था। हमने वो क्रिकेट किट भी दे दी है, संतुष्टि है, लेकिन वो उसका बचपना था और उसका आधार पर उसने सब कुछ घटना की है। तो आपने कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसके चलते कुछ लोगों की बौखलाहट है। कौन से वो लोग हैं जो ऐसी साजिश रच रहे हैं वहाँ के विधायक के खिलाफ? दल में तो यही सब होगा ना। तो मैं तो अपने लोग तो मेरे लोग तो नहीं होंगे, स्वाभाविक रूप से विरोधी दल के लोग होंगे, है ना। चुनाव से पहले इस प्रकार का माहौल था। मेरे विधानसभा चुनाव में जब मैं वोट मांगने जा रहा था, तब खुद मेरे पे हमला करवाया, तो सब वही लोग हैं। अच्छा, मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, चर्चा जोरों पर है, क्या अपनी दावेदारी देखते हैं? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा ऐसी अपेक्षा पूरा प्रदेश कर रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल भी उनका बयान हिंदुस्तान में अखबारों में पढ़ा है। मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है, दावेदारी हर विधायक की होगी। और मैं ये कहूँ कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, तो मैं अपने क्षेत्र की जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूँगा। निश्चित रूप से समाचार चैनलों में, अखबारों में शुरू के दिन से नाम चल रहा है, चलने दीजिए। और जिस दिन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम तो पार्टी के नींव के पत्थर के रूप में काम करते हैं। नहीं, ये तो चर्चाएं चल रही है ना। अगर मैं आज अभी महेंद्र भट्ट से बात कर रही हूँ तो वो क्या कहते हैं? महेंद्र भट्ट जो पार्टी जिम्मेवारी देगी उसके लिए तैयार है। और अगर वो दावेदारी आप करते हैं और अगर आपकी इच्छा होती है तो भी आपको वो जगह नहीं मिलती, तो नाराजगी सामने आएगी? तो मुझे अपने अंदर गुणा तो सुधार करना पड़ेगा। अगर व्यक्ति योग्य नहीं है तो वो उसके लिए नाराजगी का विषय नहीं हो सकता है। भविष्य के अंदर और अच्छा करके उस स्थान तक प्राप्त करूं, ये मेरे लिए नया एक चुनौती होगी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि सरकार और संगठन में अभी तालमेल नहीं है और कई बार संगठन की तरफ से कुछ आदेश दिए जाते हैं तो मंत्री मानने को तैयार नहीं होते। क्या वजह आप इसके पीछे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, बीजेपी को जो लोग नहीं समझते सरकार विषय खड़ा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन और सरकार कभी अलग अलग हो ही नहीं सकते। जितने अधिक बार हमारे मंत्री और संगठन बैठता है, किसी दल में नहीं बैठता। इसलिए जो जो विषय होते हैं वो सरकार के भी होते हैं और संगठन के भी होते हैं। इसलिए जो संगठन चाहता है वो सरकार के मंत्री करते हैं और जो सरकार के मंत्री सोचते हैं वो संगठन अपने कार्यकर्ताओं को बताता है। इसलिए आपको जो मुझे लगता है आपकी जो चर्चा उस रूप में है कि भाई संगठन का मंत्री दौरा बनाए, है ना, ठीक है, कोरोना काल में थोड़ी समस्याएं थी, लेकिन अब तो सब मंत्री जाने लग गए। ठीक है, 2022 चुनाव को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? कल का मुख्यमंत्री का एक बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम 57 को आगे बढ़ाएंगे और कठिन नहीं है। देखो, इस प्रदेश की स्थिर राजनीति की परिकल्पना दोबारा सार्थक हो रही है। हमारे राज्य का एक जो सबसे बड़ा, मैं कहूँ, जो पढ़े लिखा राज्य है, सब है, हर व्यक्ति अपने को विद्वान समझता है। अगर मैं किससे पूछूं भाई तुमसे ज़्यादा ज्ञाता कौन है, तो कभी नहीं बता सकता। इसलिए नेता स्वीकार करने की मनोवृत्ति अब तैयार हो रही है। इसलिए मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, फला होगा, ये सब जो वातावरण बन रहा है, ये उस मानसिकता का पक्ष है। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी एनडी तिवारी के बाद दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हो गए हैं, अभी चल रहे हैं, जो अपने कार्यकाल को इस राज्य में एक स्थिर सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सब विषय रहेंगे, लेकिन स्थायित्व के रूप में और विकास कार्य के रूप में सरकार अपना काम दिखाएगी और 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ खड़ी आएगी। अस्थिर की गई क्योंकि मुख्यमंत्री का ये बयान सामने आया था कि इसे लेकर कई षड्यंत्र जो पिछले 3.5 साल से रचे जा रहे थे, लेकिन सफलता अभी तक उन्हें नहीं लगी है। इस पर क्या कहेंगे? मैंने कहा ना, राज्य का स्थिरता का माहौल, इसके लिए ना तो जनप्रतिनिधियों की मानसिकता रहती है,
ना मीडिया जगत की मानसिकता रहती है, ना समाज के अंदर जो बहुत बुद्धिजीवी हैं, कि मैंने कहा ना अपने से बड़ा किसी को न मानने की जो आदत है, उसका परिणाम है बनने के बाद कितनी जल्दी इसको हटाया जाए। ये कांग्रेस में हुआ, सब दलों में, हमारे यहाँ भी पहले हुआ, लेकिन धीरे धीरे इस मानसिकता को बदलने का काम भी त्रिवेंद्र रावत कर रहे हैं। आगामी चुनाव में मुकाबला किससे देखते हैं राज्य के अंदर? इस राज्य के अंदर तो कांग्रेस है और कांग्रेस छिन-भिन है। पता नहीं चल रहा है कि वहाँ के सांसद जी को कहना पता हरीश रावत जी के चेहरे को आगे करिए। ये सांसद का काम है क्या? फिर राहुल गांधी क्या करेंगे? कौन तय करेगा कि कांग्रेस किसके नेतृत्व में लड़ेगी? इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कांग्रेस आंतरिक द्वंद से घिरी हुई है। उसके परिणाम है जिन पे चेहरा ना हो, जिनके पास नेतृत्व की क्षमता ना हो, तो इस प्रकार आएंगे। और हम तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा जीतेगी। आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है 2022 में। देखिए ऐसा है, आम आदमी पार्टी भी लड़े, मैं चुनौती दे रहा हूँ। आम आदमी पार्टी को भी लड़ना चाहिए, समाजवादी पार्टी को भी लड़ना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी को भी लड़ना चाहिए। कांग्रेस तो लड़ेगी, और भी हों, यूकेडी भी है, एक आध और सब लड़े ना। पुतला जलाने की राजनीति ठीक नहीं है, मिथ्या आरोप की राजनीति ठीक नहीं है। जनता के बीच में आओ, दमदारी से आओ, मुकाबला करो, पता लगेगा ना। आप अनावश्यक छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जिस इशू को, दिल्ली के इशू को यहाँ बता रहे हैं कि हम बिजली पानी फ्री देंगे, हमारे तो फ्री है भाई। आप दिल्ली के अंदर हमने किया क्या? हमने तो हर घर को आया कि सौर ऊर्जा की लाइट अपने घर के ऊपर लगाओ, अपनी फ्री, और सेंट्रल ग्रिड से जोड़ के आपको हर महीने पैसा मिलेगा। पैरोल की बिजली हम शुरू कर रहे हैं, घर घर नल हमने दे रहे हैं। पानी आज भी उत्तराखंड के अंदर, मैं अगर शहरी क्षेत्र की बात करूं, हमारे यहाँ पानी का बिल नहीं, धारे लगे रहते हैं, धारे से लोग अपना पानी ले जाते हैं। क्या चर्चा कर रहे हो आपने दिल्ली के उद्योगपतियों से ज़्यादा बिल लेकर और कुछ गरीबों को दे दिया, तो आप कहते हैं उत्तराखंड के जो उद्योग लगे से भाग जाएंगे? आप उन उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में जो उद्योग लगे हैं, उनका बिजली का बिल बढ़ा के आप गरीबों को फ्री देने की जो बात करें, ये उत्तराखंड के अंदर उद्योग को भगाने का आपका जो एक सोच है, वो यहाँ कामयाब नहीं होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे हर घर में फ्री बिजली जाए। उसके लिए कोई और वो बिजली ना जाए, वो बिजली का कमाए भी। और दिल्ली को हम बिजली देंगे ना भविष्य में। हर घर के अंदर सौर ऊर्जा लग रही है, पूरे पहाड़ माहौल बन गया है। ठीक है, चलते चलते आखिरी सवाल, 2022 में क्या आपका चेहरा होगा आपके क्षेत्र से, या किसी और चेहरे पर पार्टी दांव चलेगी? बहन जी, ये भारतीय जनता पार्टी है। कार्यकर्ता को न जाने कब किस काम में लगा दिया जाए, इसलिए मेरी पार्टी जो मुझसे अपेक्षा करेगी हम उस काम को करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र भट्ट जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना, महेंद्र भट्ट जी ने साफ तौर पर कहा कि इन्होंने अपने क्षेत्र में 3.5 सालों में काफी अच्छा काम करवाया। हालांकि जनता कितनी संतुष्ट है इसका पता 2022 में ही चलेगा। नमस्कार। घर में आएंगी खुशियां जब दूध की नदियां बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार।